शुरू करें। सबसे पहला सवाल, कैसे हैं आप लोग? पेपर कैसे हुए और कौन कौन से दिए थे? कौन से पेपर दिए थे? ग्रुप सारा दे दिया ना कर, कोई भी नहीं छोड़ा। कैसा हुआ? सीएमए टफ था, बाकी ओके हो गया। R1 सीएमए और टैक्स दे दिया। और टैक्स कैसा हुआ? और सीएमए कैसा हुआ? सीएमए आप में से कितनों ने दिया? माशाल्लाह। और कितनों का अच्छा हुआ? घटिया। वो जो बच्चे फेसबुक पे आके शोर मचा रहे थे सीएमए के पेपर को लेके, लुट गए, बर्बाद हो गए, मर गए, खप गए, उनमें आप लोग भी थे? पेपर मुश्किल तो था, वो नो डाउट था, मगर क्या उसमें 50 नंबर थे पास होने वाले? थे ना, चाहे जहां भी थे, बस ठीक है, वही हम लोगों ने हासिल करना था। तो अभी आप लोग कौन से पेपर उठा रहे हैं? तीन कौन से? BIA और ये ऑडिट, BIA, ऑडिट और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। और ये आखिरी अटेम्प्ट होगी आपकी भी इंशाल्लाह। एमए में तो है ही नहीं। BIA और ऑडिट, ये भी आखिरी अटेम्प्ट होगी आपकी। BIA, ऑडिट और आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने ऑडिट पिक किया और अभी तक वो R2 को या CR को ना पढ़ सका हो, ना पढ़ रहा हो? पढ़ रहे हो ना, पढ़ तो रहे हो ना आप भी? साथ साथ पढ़े? और CR कहाँ गया? क्यों? सर ने कहा था किसने कहा था? आपने R1 तो पढ़ी हुई है, थोड़ा सा मुश्किल होगा R2 के बिना ऑडिट, मगर कोशिश करेंगे कि वो मुश्किल ना ही लगे आपको भी। क्या R2? असल में R2 के कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि ICAP का एग्जामिनर टेस्ट करता है ऑडिट के अंदर। जैसे R1 में आपने पढ़ा होगा I16, तो यहाँ पे I38 है, इंटेंजिबल्स। अब गया ना R1 में, अब वो बच्चा जिसने R1 में भी नहीं पढ़ा और R2 में भी नहीं पढ़ा, तो उसके लिए तो परेशानी ही परेशानी होगी। इसी तरह लीज का स्टैंडर्ड है, इम्पेयरमेंट आपने R1 में देख ली होगी, ठीक है। डेफिनेटेक्स नहीं देखा, वो R2 में टेस्टेबल है। तो कुछ ऐसे 3-4 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, मगर हम कोशिश करेंगे कि आपको वो परेशानी भी ना आए। पेपर कैसे में? सही हो गया। हो गए या सही हो गया? सही हो गया। फिर बैठ जाओ। अच्छा, ऑडिट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कल आप लोगों ने क्या सीखा ऑडिट के बारे में? स्कीम सीख ली, पूरी स्कीम सीख ली। क्या सीखा कल? क्या सीखा कल? सर ये सीखा सर बेटी देखी। वेटेज देखी? देखने कुछ और आए थे, देख आपने वेटेज ली। क्या सीखा? सर वैसे अभी हमने ना कि R2 और सीधा स्टार्ट किया है, तो इसके साथ कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, ये बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन है, R2 और ऑडिट इकट्ठा। चौथा भी है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये 4 नहीं है, बेसिकली 3.5 है, वो तो 50 नंबर का बेचारा पेपर है। क्या सीखा कल ऑडिट में? जितनी बातें कल सीखी उसमें से कोई सी 3 अच्छी बातें बता दो। टेंशन नहीं लेनी, बस हम हैं ना, हम हैं तो टेंशन वाली बात ही कोई नहीं। और सर कल सर ने बताया कि मतलब कि कैसे कैसे के पेपर की ना वेटेज, पेपर की वेटेज बताइए। अच्छा ठीक है, और अच्छा, प्रोसेसिंग टेक्स टाइम। सर ने बताया कि रुक का काम करना है। शुक्र। तो इस पे अमल भी करना है या नहीं करना? कितनी ग्रेड्स हैं ऑडिट में? वो जो आखिरी भाई बैठे हुए पिंक में, कितनी ग्रेड्स हैं ऑडिट के अंदर? ऑप्शन देता हूँ, 2, 3, 4, 5।
4 है। और 4 में से सबसे बड़ी ग्रेड कौन सी है? तो वो वेटेज के हिसाब से 5 चैप्टर्स हैं। वेटेज के हिसाब से 5 चैप्टर्स नहीं, मैं मार्क्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5 चैप्टर्स ही हैं मैक्सिमम। वो तो चैप्टर्स है ना। ग्रेड A B C D में से सबसे बड़ी ग्रेड कौन सी है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, कोई बात नहीं। आप में से किसी को आइडिया हो? सी में चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं और मार्क्स भी ज़्यादा। तो शुरू किससे करें? A से करें, B से करें, C से करें कि D से करें? A से करें। ग्रेड A का नाम क्या है? ग्रेड A का नाम किसी को ज़हन में हो? किसी को ज़हन में हो? नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ये बता दें, ग्रेड A में चैप्टर्स कौन से थे? 1 13 2 भी था, और कोई था? और कोई था? फिर लड़का मैंने क्या देखा? कहाँ देखा? हाँ, इस पे में देखा। मैंने कब देखा? मैंने के बाहर देखा। हाँ जी, 3 चैप्टर्स बता दें, पहला, दूसरा और 13वां। ऑडिट के साथ इश्यूज क्या क्या हैं? पढ़ेंगे तो बता देंगे। कल क्या पढ़ा? कल आए थे? अच्छा। सर लोग इसको लॉ की तरह ट्रीट करते हैं कि लॉ में लोग इसको लॉ की तरह हल्का ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, गुड। उसको उसकी ड्यू इज्जत नहीं देते जिस तरह थ्योरी को देनी चाहिए। लोग इस पेपर को इतना लाइट ले लेते हैं कि बेचारा परेशान ही पेपर रहता है। हाँ जी, यस सर। तीसरा कोई इशू ऑडिट के साथ? राइटिंग इश्यूज आते हैं बच्चों को। राइटिंग प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को। ठीक है सर, आता हूँ। थ्योरी ज़्यादा होती है और हमें मेडिकल की आदत होती है। थ्योरी ज़्यादा होती है और हम ज़रा न्यूमेरिकल के ऊपर अपना हाथ साफ ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप तो एक्सपीरियंस्ड। हाँ, ये ऑडिट का इशू है। अब ऑडिट का इशू बताएं। अच्छा, आप में से कोई और अगर पॉइंट ऐड करना चाहे? वो हो गया कवर। इसके जो टोटल इश्यूज है ना, सबसे पहले बच्चों की कंसेप्ट नहीं क्लियर होती है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो उसे रिटेन नहीं करते। ठीक है, रिटेन कर ले तो फिर आगे राइटिंग इश्यूज आती हैं। ठीक है, एग्जामिनर के जो पॉइंट ऑफ एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं समझ पाते। ठीक है। ये मेन सरताज साहब पहले कहाँ थे? इतनी अच्छी बातें बता दी आपने, अभी मेरा टाइम ज़ाया कराया पूरी क्लास में। 6 पॉइंट सारे का जो गुड, वो है। बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस पेपर के साथ यही है कि आप कंसेप्चुअली वीक हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता कॉन्सेप्ट मिल भी गया, अगली परेशानी रिटेन नहीं रहता। रिटेन भी हो गया, अगली परेशानी लिखा नहीं जाता। लिख भी लिया, अगली परेशानी चेक किसको कराएं? चेक हो भी गया, अगली परेशानी इसको रिवाइज करना। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है इस पेपर के लिए। एक फॉर्मूला है, कोई भी पेपर हो, रोज़ का काम रोज़, वो चाहे 10 मिनट में हो जाए, चाहे आधे घंटे में हो जाए, चाहे 2 घंटे में हो, डिले मत डालें। डिले मत डालें। अच्छा, आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहें रिगार्डिंग ऑडिट, कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में हो तो बताएं। ऑडिट की बुक क्या हम आईकैप की बुक से पढ़ सकते हैं? गुड क्वेश्चन। आईकैप की अगर आपने बुक देखी वैसे बुक उनकी आईकैप की बुक, चाहे ऑडिट की हो, चाहे लॉ की हो, चाहे किसी भी पेपर की हो ना, उसमें एक कंफ्यूजन जो अक्सर बच्चों को आती है वो ये कि सर पढ़ तो लिया, अब याद क्या करना? पढ़ लिया, अब इसमें से याद क्या करें? मसला ये होता है कि आईकैप की बुक में ना एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो भी सेंटर में होगा कि साथ ही क्वेश्चन आ जाता या कोई ना कोई एग्जांपल आ जाएगी। तो इसी के लिए आपको नोट्स मिले होंगे, तो आसान करके नोट्स दिए हैं। तो अगर आपने उसको रीड करना, आप रीड शौक से करें, मगर उसको याद करने वाली टूल ना बनाएं। याद आप इससे कर लें, रीड शौक से कर लें। अगर नींद ना आ रही हो, किताब खोल के बैठ जाएं, अच्छी नींद आ जाती है। इवन आप उसको रख के सो भी सकते हैं उसके ऊपर साथ। हाँ जी, कोई और प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस पेपर? कोई आपका कोई जनरल सवाल हो? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स?
वही तो सवाल होगा, कोई सवाल नहीं। कहते हैं कि इधर हाँ हाँ कहते हैं पेपर बहुत अच्छा किया लेकिन नंबर 4 से आए। हाँ, असल में बच्चों को लगता है कि पेपर बड़ा अच्छा किया था उन्होंने और नंबर 4 आए हैं। ये हुआ था आज से कोई 1 साल पहले की बात है। नंबर बच्चों के वाकई में बहुत कम आए थे और कुछ बच्चे ऐसे भी थे हमारे जो हम एक्सपेक्ट करते कि वो पास होंगे, वो पास नहीं हुए थे। कोई बात नहीं, प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर ऐसा हो जाता है अक्सर। बहुत अच्छा पेपर किया हुआ भी फेल हो जाता है, बहुत गंदा पेपर किया हुआ भी पास हो जाता है। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। C5 5 दिया था, बहुत गंदा हुआ था, पास हो गया था। C5 3 दिया था, बहुत अच्छा हुआ था, 48 पे फेल हो गया था। तो ये होता है, इस पे आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपने अपने एंड का काम करना है। क्या? रोज़ का काम रोज़ करना। और कोई सवाल, कोई और क्वेश्चन? आपका फर्स्ट डे, सेकंड डे, आपका फर्स्ट डे था, कोई सवाल? कोई सवाल सर में? डन? पक्की बात? ठीक हो गया। ले सर, हम आपको दावत कलाम देते हैं। तालियां। मुलाकात होती है। दोस्त आ गए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातों का मौका नहीं मिला, क्योंकि पिछले दिन कुछ पढ़ा ही नहीं था। जब कुछ पढ़ा हुआ होता है तो फिर उसकी भी बातें होती हैं, तो जब आप नहीं पढ़ के आए होते तो और ज़्यादा सेशन तवील हो जाता है। तो बस डेली के डेली जब आप पढ़ के आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, तो जो है वो एक अच्छा रिकैप भी रहेगा। कल की बातें याद हैं आपको? पीछे थोड़ा डिस्कशन भी हो गई, डिफ़िकल्टीज़, इश्यूज़ और बाकी एंड पे आप लोगों के सवाल ही ख़त्म हो गए थे, तो फिर मजबूरन जो है ना आना पड़ा। तो फिर शुरू कर दें पढ़ाई? तैयार? ठीक है जी। क्या है ऑडिट? क्यों है ऑडिट? क्यों चाहिए हमें ऑडिट? ऑडिट किसे कहते हैं? कुछ तो रफ आइडिया होगा। इमरान खान कहता है इलेक्शन कमीशन को ऑडिट करवाया जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दोबारा रीचेक करवाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीचेक करवाना, इन्होंने कहा ठीक है ये ऑडिट है। और कोई तो क्या इलेक्शन कमीशन का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक होती हैं? तो इसका मतलब है ऑडिट तो फिर शायद ज़रा ज़्यादा बड़ा वर्ड है। जांच पड़ताल, चेकिंग करना। हम कहते हैं हमारी टीम की परफॉर्मेंस को ऑडिट करवाया जाए, पीसीबी को ऑडिट करवाया जाए, फलाना जो वो है फूड अथॉरिटी है उसने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का ऑडिट किया। तो ऑडिट बड़ा वर्ड है। ऑडिट का मतलब है जांच पड़ताल। ऑडिट का मतलब है किसी भी चीज़ को चेक करना और चेक करके बताना कि वो ठीक बनी हुई है या नहीं बनी हुई, वो काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। हर काम का एक पर्पज़ है ना, पीसीबी का एक पर्पज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक पर्पज़ है। तो ऑडिट का क्या मतलब होगा? चेक करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना काम सही से किया या नहीं किया। तो आप अकाउंटेंट्स का भी कोई पर्पज़ होगा जब आप इदारे में जॉब कर रहे होंगे, तो इदारे का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका भी कोई मकसद होगा, तो जो रिपोर्टिंग कर रहे होंगे उनका भी कोई मकसद होगा। क्या मकसद होगा? अकाउंट्स बनाएं, बस अकाउंट्स बना दें, अच्छा डेबिट क्रेडिट कर दें, ओके। सर ऑडिट का एक्चुअल मतलब ये अकाउंटेंट की सेंस में कि हमने ये देखना है कि जो IFRS के मुताबिक कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड से जो मेंटेन IFRS के मुताबिक बनाए या नहीं बनाए। देखें पुराने ज़माने में हम वर्ड अकाउंटिंग पढ़ते थे, आहिस्ता आहिस्ता ICAP अकाउंटिंग के वर्ड को एलेबोरेट करके बड़ा करके रिपोर्टिंग पे ले गया। आपका PRC में जो अकाउंटिंग का पेपर था उसका क्या नाम था? इंट्रो टू अकाउंटिंग। और कैफ में जो अकाउंटिंग का पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 होता था। मजीद नई स्कीम में गए ICAP को लगा नहीं अभी इसमें अकाउंटिंग क्यों आ गया, तो FR2 का नाम कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग से रिपोर्टिंग की तरफ जा रहा होता है। ये अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में क्या फ़र्क होता है? अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंट कर रहा होता है, रिपोर्टिंग होता है बाहर वाले बंदे को दिखाने के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा अकाउंटिंग अकाउंटेंट कर रहा होता, मुझे लग रहा था कहने वाले हैं कि और रिपोर्टिंग रिपोर्टेंट करता है।
तो बिल्कुल अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है, अकाउंटिंग इज बैक डोर, पीछे बंद कमरे में डेबिट क्रेडिट की एंट्रियां कर रहा है। रिपोर्टिंग इज आप दुनिया को रिपोर्ट दे रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल्स दे रहे हैं, दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे इस दफ़ा के फाइनेंशियल्स हैं, इस दफ़ा हमारे ये रेवेन्यू थे, इस दफ़ा हमारे ये खर्चे थे, और इस तरह से करके। तो टेक्निकली ऑडिटर ने उनको चेक करना है। तो इसका मतलब है कि ये वर्ड ऑडिट काफ़ी ग्लोबल सा वर्ड है। ऑडिट जो है वो कब शुरू हुआ था? हमारी किताब कहती है कि मेडिवल्स टाइम में शुरू हुआ था, फिरौन के ज़माने में शुरू हुआ था। वो कहते हैं फिरौनों की जो है ना वो लंबी चौड़ी जायदादें होती थी, उस पर वो लोगों को काम करने के लिए भेजते थे, और वहाँ से जो ज़मीनों से चीज़ें अखज़ होती थी वो फिर फिरौन अपने पास रखते थे या उसको लोगों को बेचते थे या व्हाट्सएवर। तो फिरौनों ने अपने नुमाइंदा खसूसी के तौर पे ऑडिटर्स को हायर किया, कुछ लोगों को हायर किया और उनको कहा कि ये जो ये ज़मीन पे काम कर रहे हैं मुझे इन पे भरोसा नहीं है, जाओ जाके देखो कि इनका काम कैसा है, और ये जो मुझे वापस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या आप बेईमानी कर रहे हैं। तो हमारी किताब ने तो जो है ना हमें बिल्कुल फिरौन का मतलब राइट हैंड बना दिया। लेकिन हम जिस मज़हब को मानते हैं वो मज़हब तो हमें पता नहीं कब से ऑडिट के बारे में बता रहा है। हर इंसान को ऑडिट हो रहा है, हर इंसान की अकाउंटिंग हो रही है, और एंड पे एक ऑडिट भी होगा, वीडियो फिल्म भी चलेंगी, आवाज़ें भी सुनाई जाएंगी, सारे मंजर कशी होगी, जो जो उसने किया वो सामने लेके आया जाएगा। और जो अकाउंटेंट है ये हमारे साथ बैठे हुए हैं कंधों पे, एक बुरी वाली चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, बहुत मसरूफ़ रहता है, एक अच्छी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, सुकून से चिल, दिन में कोई 2-3 दफ़ा उसको काम करना पड़ता है, बाकी रिलैक्स रहता है। तो वो ये अकाउंटिंग की तो हो रही है, और फिर इसकी रिपोर्टिंग होगी। अब अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि उसमें ऑडिट ऑटोमेटिकली सेल्फ पे है, वरना अगर कुछ लोगों को कहा होता कि तुमने इंसानों की डीड रिकॉर्ड करनी है तो वो लोग बेईमानी तो कर सकते थे, पैसे खा के मुकर सकते थे। तो इसका मतलब है कि ऑडिट थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है जब इंसानों ने कोई काम करना है। आईएसओ क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया भर के मुख्तलिफ चीज़ों के स्टैंडर्ड्स देते हैं कि एसी की ये क्वालिटी होनी चाहिए, फलाना के अंदर ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, फलाना मशीन है उस मशीन के अंदर ये वाला कॉपर इतना होना चाहिए, फलाना इतना होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। और उसके बाद आपने सुना होगा, देखा होगा, आईएसओ सर्टिफाइड ठप्पा लगा होता है। इसका क्या मतलब है? आईएसओ ने ठप्पा लगा के तस्दीक कर दी, कह दिया कि ये वाली चीज़ मेरे बताए हुए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी हुई है। तो क्या आईएसओ वाले हर कंपनी की फैक्ट्री में घुसे हुए होते हो? तो वो ठप्पा कब लगाते होंगे? जब वो एक ऑडिटर को भेजते होंगे, उसको अपना फ्रेमवर्क देते होंगे। फ्रेमवर्क क्या होता है? रूल्स रेगुलेशन के निज़ाम। वो अपना एक फ्रेमवर्क देके भेजते होंगे कि भाई ये आईएसओ का ये स्टैंडर्ड है, ये 10 चीज़ें इस तरह की होनी चाहिए। तो उनको ऑडिटर वो कागज़ लेके आता होगा, फैक्ट्री में सारी चीज़ें चेक करके, और उनको रिपोर्ट दे देता होगा कि हाँ भाई ये लोग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो फिर आईएसओ उसके ऊपर ठप्पा लगा देता होगा। तो दुनिया के बेतहाशा प्रोफेशनल में, दुनिया के बेतहाशा इदारों में ऑडिट हर वक्त हो रहा है। तो जब हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने सही काम नहीं किया, हम कहते हैं उसका भी ऑडिट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स होने चाहिए, उन रूल्स के मुताबिक चेक किया जाए कि उसने अपना काम सही किया या नहीं किया। तो इसी तरह से क्लास अगर सही हो रही है नहीं हो रही, इसका भी ऑडिट होना चाहिए। क्लास शुरू होने से पहले यहाँ पे एसी प्रॉपर है, चीज़ें हैं, सेटअप वगैरह सारा सही से काम कर रहा है, इसका भी ऑडिट होना चाहिए। तो ऑडिट काफ़ी बड़ा वर्ड है, और ये जनरल कॉमन सेंस में ये वर्ड बहुत यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम ऑडिट समझेंगे, फिर हम नेगेट करेंगे कि जो हमने समझा वो ऑडिट नहीं होता। ये जो भी हमने जितनी भी बातें की हैं, उर्फ़ आम में, आम आदमी की ज़िंदगी में इसको ऑडिट कहते हैं। जब हम अपने ऑडिट के सिलेबस में आते हैं, जब हम अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में आते हैं, तो वो कहते हैं भाई ऑडिट एक ख़ास तरह की ही चीज़ को कहते हैं, बाकियों को नहीं कहते। वो खास तरह की चीज़ क्या है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक परख के एक बंदा एक ऑडिट रिपोर्ट देगा, तो बस वही ऑडिट है। तो अच्छा, जो एसीओ को चेक करने आएगा, जो मशीनरी को चेक करेगा, उन्होंने कहा वो अश्योरेंस देगा। पेपर का नाम क्या है? ऑडिट एंड अश्योरेंस एसेंशियल्स। पहले इस पेपर का नाम था ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो मैं पहले दिन क्लास में मजाक में कहता था कि इस पेपर का नाम होना चाहिए ऑडिट और थोड़ी सी एश्योरेंस।
चूंकि 2 सफ़े की एश्योरेंस थी और पूरी किताब ऑडिट के ऊपर थी और नाम रखा हुआ था ऑडिट एंड एश्योरेंस, जैसा आधा ऑडिट हो आधा एश्योरेंस। तो आईकेएप इस बात को दिल पे ले गया, तो उन्होंने पेपर का नाम रख दिया ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स, कि ऑडिट पूरा और एश्योरेंस के सिर्फ एसेंशियल्स। लेकिन थोड़ा माइंड भी कर गए कि 2 सफ़ों का ताना दे दिया गया, तो उन्होंने एश्योरेंस पे एक चैप्टर बना दिया पूरा। तो शायद मैं कसूरवार हूँ इस चीज़ का। तो किताब के एंड पे एश्योरेंस का चैप्टर है। तो एश्योरेंस बड़ा वर्ड है जिसको आम दुनिया ऑडिट बोलती है, हम लोग, हम अकाउंटेंट्स, हम ऑडिटर्स उसको एश्योरेंस बोलते हैं। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब ऑडिट हो रहा होता है तो उसको हम ऑडिट बोलते हैं। तो याद रहेगा। मेरा सवाल वही है जहां से कहानी शुरू हुई थी, क्यों ऑडिट की जरूरत पड़ती है? कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट की क्यों जरूरत पड़ती है? हाँ जी जी, ताकि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है, और कोई? मैनेजमेंट को पता लग जाए कि वो सही काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा हौसला हो जाए। देखें, ये जो बड़े इदारे हैं इसमें ओनर तो बैठा हुआ भी नहीं है इदारे में। ओनर कहाँ होता है? ये बड़े सेटअप क्या होते हैं? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी के ओनर्स कहाँ होते हैं? कौन होते हैं? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर्स कंपनी में बैठ के कंपनी चला रहे होते हैं, घरों में बैठे होते हैं। कंपनी में कोई नुमाइंदे भेजे हुए होते हैं उन्होंने, वो डायरेक्टर्स होते हैं। और क्या डायरेक्टर्स अकाउंटिंग कर रहे होते हैं? नहीं, उनके नीचे एक मैनेजमेंट की टीम होती है, वो सारा काम कर रहे होते हैं। तो घर बैठे शेयर होल्डर्स को ये नहीं पता कि उनकी कंपनी कैसी चल रही है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा जो है वो जब बड़ा हुआ और वो एक रीजनेबल एज को पहुंचा, फॉर एग्जांपल 24-25 साल का हुआ, तो उसको अपने फादर का एक सेटअप मिल गया। फादर का बिजनेस, चलता चलाता बिजनेस उसके हवाले हो गया। फादर ने कहा भी तुमने चलाना है, मैंने नहीं देखना। और वो चले गए जनाब कनाडा चले गए और वहाँ जाके उन्होंने एक बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ था। उन्होंने कहा बेटा ये पाकिस्तान का सारा बिजनेस है, तुमने संभालना है, मेरे से नहीं पूछना, बस तुमने संभालना है। जब बच्चे को बिजनेस मिला तो पता ये लगा कि उसमें 500 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट करें बाटा टाइप की कंपनी हो कोई, तो उसकी 500 ब्रांचेस और बहुत सारे जोन्स बने हुए हैं और फिर एक हेड ऑफिस भी है। तो उसने सोचा कि मैं चेक एंड बैलेंस रखूंगा कि मेरे इदारे वाले सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये जो ओनर है ये 500 ब्रांचेस में डेली जा सकता है? नहीं जा सकता। ये अगर हर दिन एक ब्रांच भी विजिट कर ले तो भी साल छोटा है और ब्रांचेस ज़्यादा है। 365 दिन साल में और ब्रांचेस 500, और जब तक इसने विजिट करनी तब तक कोई 30-40 ब्रांचेस और भी खुल गई होनी है। तो ये सारी ब्रांचेस पे विजिट नहीं कर सकता। तो फिर ब्रांचेस कैसे चलती हैं अगर ओनर ही नहीं है वहाँ? 500 ब्रांचेस कैसे चल रही होंगी? ओनर तो है ही नहीं वहाँ पे। डायरेक्टर्स भी हर तरफ नहीं जाके बैठ सकते, तो फिर हर ब्रांच के ऊपर एक मैनेजर बैठा होगा, वो अपनी ब्रांच के सारे काम करवाने का जिम्मेदार होगा। अच्छा, इस बंदे से तो डेली मिलता होगा, ये इन 500 बंदों से भी नहीं मिलता वो, तो फिर निज़ाम कैसे चलता है? भाई इनको तो अपने हेड से डायरेक्शंस लेने की ज़रूरत है ना। हेड ने पैसे भी देने हैं, इन्हें बताना भी है कि कैसे चलाना है, इन्होंने उसको बताना भी है कि हमारी ब्रांच कैसे चल रही है। तो फिर निज़ाम कैसे चलते हैं कंपनियों के? अगर ये 500 ब्रांचों में 500 लोग उनका निज़ाम चला रहे हैं और एक ओनर हेड ऑफिस में बैठा हुआ है, तो अब इससे अगला लेवल क्या होगा? डिविजन्स बन जाएंगे, एरियाज बन जाएंगे। हर 10 ब्रांचेस को हम कहेंगे कि ये नॉर्थ लाहौर है, ये साउथ लाहौर है, ये सरगोदा का एरिया है, ये साहिवाल का एरिया है, ये फलाना एरिया है। तो तकरीबन 8-8, 10-10 ब्रांचेस जोड़ के डिफरेंट एरियाज बन जाएंगे। तो शायद ये 500 ब्रांचेस के 50 एरियाज बन जाए। अच्छा, अब ये 50 लोग तो मिलते होंगे ओनर से। अभी जो एरिया है, तो एक एरिया के ऊपर एक एरिया मैनेजर बैठा देंगे। वो एरिया मैनेजर का क्या काम होगा? अपने नीचे की 10 ब्रांचेस को देखे, वो 10 ब्रांचेस के सारे लोगों से मिलता होगा, वो 10 ब्रांचों के मैनेजर से मिलता होगा। ब्रांच का मैनेजर अपने स्टाफ से मिलता है डेली, ये 10 मैनेजर से उनसे ऊपर वाला मैनेजर मिलेगा, डेली मिले, वीकली मिले, कोई ना कोई ऐसा सेटअप रख ले कि उनके साथ वो करे। अच्छा, इन 50 लोगों से भी ओनर नहीं मिलता।
इस 50 सुपर सिस्टम कैसे जाता होगा? अब कुछ सूबे लेवल के मैनेजर बनाते होंगे, 4-5 और बड़े लेवल के मैनेजर होंगे, उनके नीचे 10-10 एरियाज आते होंगे, नीचे के 10 एरियाज को डील कर रहा है ऊपर का एक मैनेजर, उधर के 10 एरियाज को डील कर रहा है एक और मैनेजर, तो 5 प्रोविंशियल मैनेजर्स बन जाएंगे। प्रोविंशियल समझते हैं? और मैंने 5 बोला, पाकिस्तान में प्रोविंस कितने हैं? इस टाइम पे 5वां प्रोविंस जो है ना वो बेचारा बस मुश्किल हालात में है। वो कुछ जगह पे रिकॉग्नाइज हुआ है, कुछ जगह रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। क्या है 5वां प्रोविंस? गिलगित-बल्तिस्तान। जी भी। तो वो अभी बस लॉ में खिचड़ी चल रही है, लेकिन एक बड़ी शदीद कोशिश रही है काफ़ी अरसे कि वो सूबा बन जाए, लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम में जो है ना वो सूबा बनाना इतना आसान नहीं तो अब तक जनूबी पंजाब तो बन ही चुका होता, जितना बड़ा पंजाब का फैलाव है और जितनी आबादी है। लेकिन बहरहाल तो हर सूबे के ऊपर एक मैनेजर। अच्छा, ये हर सूबे का जो मैनेजर ये अपने अपने सूबे में होगा, ओनर अभी भी नहीं मिल सकता इनसे। अब क्या करें? महीने में एक मीटिंग रख लें, हफ्ते के हफ्ते तो मीटिंग नहीं रख सकते। ओनर किसी हफ्ते किसी सूबे, किसी हफ्ते किसी सूबे, और अगेन हफ्ते में मिलेगा भी तो किसी एक सूबे को जाके मिलेगा। तो बेहतर है कि महीने में एक मीटिंग कर ले और 5 को अपने शहर में बुला ले, आने जाने के पैसे भी दे दे, थोड़ा सा खाने पीने का भी वो कर दे, होटल शोटल में बिठा दे, मैनेजर्स की भी मज़े लग जाए और ओनर को भी सहूलत मिल जाए। तो ये ओनर को ये कैसे पता लगता है कि लाहौर की शादरा ब्रांच में कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं? कैसे पता लगता होगा? कौन बताता होगा? वो डाटा भेजते होंगे ना ब्रांचेस वाले, तो ब्रांचेस में वो डाटा को कौन अप्रूव करता होगा? मैनेजर भेज देता होगा। जब ये मैनेजर से मिलने का टाइम नहीं है तो क्या ये देख सकता है कि फलाना ब्रांच में एम्प्लॉइज कितने हैं? क्या इन्हें पैसे देते वक्त सामने मौजूद होगा? नहीं। अच्छा चलो, सामने मौजूद नहीं है, घर बैठ के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता होगा सारे एम्प्लॉइज के अकाउंट में। वो कौन करता होगा? वो भी एक अकाउंटेंट होगा, वो भी एक मैनेजर होगा। तो ओनर मैनेजर्स के सहारे है। अगर इन मैनेजर्स ने उसे धोखा दे दिया ना, एक ब्रांच है जिसमें 12 बंदे हैं और हर दफा वो 13 बंदों की रिपोर्ट भेजते हैं, और ओनर शायद 4 साल बाद उस ब्रांच में एक्चुअल विजिट पे पहुंचे और उस दिन वो कह सकते हो बंदा छुट्टी पे। तो अगर ये एम्प्लॉइज मिल गए आपस में तो ओनर तो गयो, खत्म। इसी तरह से तो फ्रॉड होता है। तो अब ओनर को अचानक से ये टेंशन हुई कि अगर कोई घोस्ट एम्प्लॉय निकल आया, एक एम्प्लॉय जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एक ब्रांच में कागजों में मौजूद है और हर दफा उसके पैसे किसी अकाउंट में जा रहे हैं और वहां से ब्रांच मैनेजर साहब या ब्रांच मैनेजर ब्रांच के एडमिन आपस में हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं। छोटी सी चीज है ये, एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी? मिनिमम वेज 37,000 है इस वक्त, और बैंक्स वगैरह तो बहुत ख्याल रखते हैं गवर्नमेंट के रूल्स का, तो शायद 50,000 का एम्प्लॉय होगा वो एक ब्रांच में। ब्रांचें कितनी हैं? साल में महीने कितने हैं? याद है मटेरियलिटी इंडिविजुअल और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर। डेफिनेशन याद है कुछ मटेरियलिटी की कहीं पड़ी थी कि मटेरियलिटी एक बड़ी चीज़ को कहते हैं जो अकेली बड़ी हो या छोटी छोटी सी मटेरियल चीज़ें मिलके बड़ी हो जाएं। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 12। अब किसी की मैथ तो अच्छी होगी, तो पहले आसान काम कर लेते हैं, 500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6,000 हो गया। ठीक है जी, और 6,000 को मल्टीप्लाई कर देना 50,000 से। अब 6 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300 हो जाएगा। उधर से 1000 मिला, उधर से 1000 मिला, इसके एंड पे लगा देंगे 300 मिलियन। 300 मिलियन पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़। सिर्फ एक मासूम सा क्यूट सा फ्रॉड साल में 30 करोड़ का पड़ा। ये कुछ भी नहीं है, ये तो पूरे साल में पूरा पाकिस्तान मिलके कर रहा है ना। एक अकेली फैक्ट्री की बाइंग में इतनी गेम तो आराम से हो सकती है, जिसकी 500 ब्रांचें हैं पाकिस्तान में।
वो को बहुत ही बल्क में परचेज तो करते होंगे, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह बना रहे हैं, जो भी चीज़ बना रहे हैं, तो वो इकट्ठे कोई 50-60 करोड़ का माल तो खरीदते होंगे हर महीने। तो माल ओनर खरीदता है? नहीं, माल खरीदने भी एक मैनेजर जाता है। जब वो बार्गेन कर रहा होता है तो उसकी वीडियो भेजता है? वीडियो भी नहीं भेजता। वो गया, उसने एक जगह बार्गेन की कि जी हमें आपसे ये माल चाहिए, उन्होंने कहा जी ये माल आपको मिलेगा 60 करोड़ का। उसने कहा नहीं जी हम इतना बल्क माल उठा रहे हैं, हर महीने आपसे उठा रहे हैं, हम 60 नहीं हम 50 देंगे। उन्होंने कहा नहीं 50 नहीं, ऐसे 55 पे डन हो गया। 55 करोड़ में माल उठाना है। इसने कहा मैनेजर ने कि जी आप दुनिया को जो रसीद बना के देते हैं तो मुझे तो आपने स्पेशल डिस्काउंट दिया, बाकियों को पूरी वैल्यू चार्ज करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा फिर रसीद मुझे भी पूरी बना दीजिएगा। और वो आपका छोटा बेटा सुना है 8वीं क्लास में आ गया, ये उसके लिए थोड़े से कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ टी शर्ट है इसके अंदर, कुछ अच्छे से खिलौने वगैरह हैं बच्चे के लिए। जाहिर है मतलब हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। रसीद 60 की बनाइएगा। तय हमारा 55 हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा क्यों, जब 55 तय हुआ उन्होंने कहा कि रसीद हेड ऑफिस भेजनी है। हेड ऑफिस वालों को रसीद चाहिए होती है पूरी अमाउंट पे। उसने कहा ये तो कुछ गलत नहीं है। उसने कहा आपका दूसरा बच्चा, उसको साइकिल की भी ज़रूरत होगी, वो भी बड़ा क्यूट सा बच्चा है, या बताएं को भाभी के लिए कोई सेट वगैरह सोने का, जिसने 5 करोड़ का गबन करना है वो 2-3 लाख रुपए लगा देगा, क्या जा रहा है। और इंसान है ना, उसको ईमानदारी से काम करने की तो सिर्फ तनख्वाह मिलती है। और इधर भी वो अपने दायरे से गद्दारी थोड़ी कर रहा है, बल्क में डिस्काउंट सबको मिलता है, उसने इसको दे दिया, बस सिर्फ रसीद ही तो आगे पीछे की है। इंसान को इस तरह का फ्रॉड करते हुए जो 5 करोड़ बीच में रख रहा है वो तो एक अलग है, जिसने सिर्फ कागज ही थोड़ा सा आगे पीछे किया उसको लगेगा इसमें क्या है। और अगर सिर्फ कागज पे थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख देने से उसके एक बच्चे को साइकिल मिल जाती है, बेगम को एक वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सेट मिल जाता है, एक दूसरे बच्चे को खिलौने मिल जाते हैं, तो कितना मजेदार काम है। एक महीने में एक फैक्ट्री की बाइंग की एक ट्रांजैक्शन में 5 करोड़ तो अंदर हो गया। तो 50-60 करोड़ तो गैर महसूस तरीके से, जब इतनी बड़ी बाइंग में पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया 5 करोड़। तो पूरे पाकिस्तान की एक फैक्ट्री तो नहीं ना होगी, 2-3 तरह की फैक्ट्री होंगी। तो हर जगह एसी भी ठीक होते होंगे, खराब होते होंगे ना, फिर ठीक भी होते होंगे। जब खराब होते होंगे तो उनकी वीडियोस भेजी जाती होंगी हेड ऑफिस? नहीं, किसी इंसान पे भरोसा किया जाता होगा कि वो बताएगा कि एसी खराब हुआ था, फिर मैं मैकेनिक को लेके आया था, इलेक्ट्रीशियन को लेके आया था, फिर उसने पैसे लिए थे। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सफ़ेदियाँ, सफाइयाँ, छोटे मोटे LDA के ड्यूज़, कुछ और मसलों मसाइल, कस्टमर्स आए थे उनको एंटरटेनमेंट देनी थी, कंपनी के काम से ट्रिप करने थे, महीने में 40 क्लाइंट्स को विजिट किया था, उन्हें जाके महंगा खाना खिलाया था, चाहे डेली बीवी को खिलाता हो अपनी, ठीक है। मैंने आप लोगों के ज़हन पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि डेली बीवी को कौन खिलाता है, लेकिन अपनी बीवी कह के मैंने ज़रा उसको मामले को, तो कहने का मतलब ये है कि ये बंदा तो सर पकड़ के बैठ गया। वो जिसने अपने अब्बा जी से बिजनेस टेक ओवर किया था, उस जंग में जो इतनी समझ ही नहीं है कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, ये तो हर बंदा दोनों हाथों से मुझे लूटने पे लगा हुआ है। मैं क्या करूं, उसको किसी सियाने ने कहा तुम अकाउंट्स बनवा लो, उसमें पता लग जाएगा सब। उसने अपने से नीचे जो चीफ एग्जीक्यूटिव था उसे कहा भाई अकाउंट्स बनवाने हैं। उसने नीचे के 5 प्रोविंशियल मैनेजर्स को कहा भाईजान अब ओनर सख्त आ गया, अकाउंट्स बनेंगे। नीचे के जो मैनेजर्स थे उन्होंने जोनल मैनेजर्स को कहा अकाउंट्स बनेंगे। अकाउंट्स जोनल मैनेजर ने ब्रांच मैनेजर से कहा अकाउंट्स बनेंगे। ब्रांच मैनेजर ने अपने स्टाफ से कहा भाईजान बहुत हो गया, अब अकाउंट्स बनेंगे। उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं। उन्होंने अकाउंट बना के से दिए, इन अकाउंट बना के उन्हें दिए, उन्होंने अकाउंट बना के उन्हें दिए। जो सबसे नीचे वालों ने बनाए वो 500 बहुत ज़्यादा अकाउंट्स थे। फिर जब एरिया लेवल पे गए तो 10 एरियाज़ के इकट्ठे अकाउंट्स बने। जब प्रोविंस लेवल पर गए तो पूरे प्रोविंस के इकट्ठे अकाउंट्स बने। और जब चीफ एग्जीक्यूटिव के पास आए और उसने उसके ऊपर फाइन ट्यूनिंग की और आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाए तो ओनर को उसने 2 कागज़ के पल्ले पकड़ाए।
एक पे लिखा था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक पे लिखा था स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। ओनर चूंकि अमीर बाप का बच्चा था तो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं। दोनों कागज़ देखे और मैनेजमेंट को देखे, उन्होंने कहा ये क्या है, ये अजीब सी चीज़ें क्या हैं। उन्होंने कहा ये अकाउंट्स ऐसे बनते हैं आजकल। उसने कहा मेरा ख्याल था कि अकाउंट्स में लिखा होता होगा कि इतना रेवेन्यू है, इतनी कॉस्ट और इतना प्रॉफिट। उन्होंने कहा यही लिखा है, बस अजीब तरीके से लिखा है। तो सर मेरा ख्याल था लिखा हुआ होगा एसेट इतने अरब के, तो ये तुमने पता नहीं क्या 2 साल का एक पूरा स्केड्यूल सा बना दिया, पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। तो ये जो ओनर के सामने अकाउंट्स आए हैं, ओनर को कहा जा रहा है कि इस पर भरोसा करो। बनाए मैनेजमेंट ने, वही मैनेजमेंट जिस पे डाउट है। ओनर के जहन में अचानक से आया कि जब वो एफएससी में था, एफएससी के बाद पढ़ाई से भाग गया था ये, तो इसकी क्लास में एक जोशीला सा नौजवान होता था, लाइक था, मेहनती था, जिंदगी से प्यार नहीं था उसे। वो अक्सर कहता था मैं सीए में जाऊंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। तो इस वक्त उसको किसी ने कहा था कि ये अकाउंट्स की दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना मुंशी होता है, ये है ना, ये खाते शाते वगैरह और ये वाली सारी दुनिया में ना ये सबसे चैंपियन आदमी है। तो उसने सोचा एफएससी के बाद आज मैं 25 साल का हूँ तो शायद उसका कुछ ना कुछ तो काम चल गया होगा, या सीए कर चुका हो शायद, या शायद सीएज में उठना बैठना हो उसका। अब अगर इसका दोस्त सीए कर चुका हुआ है, जिसकी चांसेस को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब इस वक्त हालात ज़रा पतले ही चल रहे हैं, उसने राब्ता किया अपने दोस्त से, वो सीए कर चुका था। उसने कहा यार मेरा ये मसला है, ये समस्या है, मेरा एक इदारा है, इदारे में 500 ब्रांचेज हैं और 500 ब्रांचेज में किसी बंदे पे मुझे भरोसा नहीं रहा। तुम मेरे बचपन के दोस्तों, तुम पे मुझे ज़्यादा भरोसा है, मुझे अपने एम्प्लॉइज़ पे भरोसा नहीं है। और तुम इस भरोसे की लाज रखो, तुम आओ और तुम आके मेरे इदारे का ऑडिट करो और ऑडिट करके मुझे बताओ कि क्या ये जो 2 कागज मुझे दिए हैं ये मेरे इदारे की सही से तर्जुमानी कर रहे हैं, क्या ये अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। पढ़े थे ये अल्फाज कभी कि चीज़ें ट्रू और फेयर होनी चाहिए। हमेशा वो थ्योरी जो आप इग्नोर कर देते हैं अकाउंटिंग में, तो वहाँ ट्रू और फेयर के ऊपर एक डिस्कशन होती है। तो क्या ये अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर हैं? तुम ये अकाउंट चेक करो और चेक करके मुझे बताओ कि क्या ये मेरे इदारे को सही से बता रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा अच्छा फिर मेरी कुछ फरमाइशें हैं। तुमने अपनी मैनेजमेंट को कहना है कि ये जो बंदा आ रहा है ना, इसको ओनर्स जैसी पावर्स है, ये जो रिकॉर्ड देखना चाहिए देख सकता है, ये जिस बंदे से जो तफ्तीश करना चाहे कर सकता है। मतलब तुमने उन्हें कहना है कि बस मैं ही आ रहा हूँ, यानी कि तुमने अपना नुमाइंदा बना के मुझे भेजना है, तो फिर मुझे सुपर पावर्स दे के भेजना है। फिर मैं जाऊँ, मैं देखूँ, मैं कोई खाता देखूँ, मैं कितने साल पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन निकालूँ, मैं किसी भी लेजर के एक्सेस हासिल कर लूँ, मैं सारा कुछ करूँगा और करने के बाद तुम्हें बताऊँगा कि जो तुम तक फाइनल रिजल्ट पहुँचा ये सही पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो ओनर ने कहा कि यार वो मैं असल में ना बस एफएससी की बात पढ़ा नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता। हमारी कंपनी में बहुत सारे तरह के मैटर होते हैं, टैक्स के भी बड़े सारे मामले होते हैं। उसने कहा ये भी मैंने पेपर पढ़ा हुआ है। उसने कहा बिजनेस की अंदर की भी बड़ी सारी स्ट्रेटजीज है, उसने कहा ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। उसने कहा कैश के भी मामलात हैं, कैश फ्लो, उसने मैंने ये पेपर भी पढ़ा हुआ है। मैंने कहा जी वो हमारे पता नहीं कौन कौन से लॉ होते हैं, किस किस से डील करना होता है, पता नहीं कौन सा SCCP वगैरह होता है। उसने कहा ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। तुम बिजनेस के बारे में बोलते जाओ, मैंने सब पढ़ा हुआ है। मेरे ICAP ने मुझे इतना चैंपियन बना दिया है कि मुझे बिजनेस की बड़ी ज़बरदस्त समझ है। तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ दैट सोल्यूशन फॉर एक सादा बिजनेसमैन जो कि वन मैन शो है। टैक्स का भी पता है उसे, अकाउंट्स का भी पता है, ऑडिट का भी पता है, लॉस का भी पता है, बिजनेस कैसे काम करते हैं उसका भी पता है, छोटी छोटी सी और चीज़ें भी पता हैं, लोगों को असेस करना भी आता है, इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स भी आती हैं, ऑडिट नाम का पेपर भी पढ़ा हुआ है। सोचें अकाउंट्स चेक करना ऑडिट है, तो फिर तो हमें अकाउंटिंग पढ़नी चाहिए ना। तो एक पूरा पेपर सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग चेक कैसे करनी है। अगर आपको IAS 16 आता है तो शायद मैं एक जुमले में कह दूंगा आपने चेक करना है कि IAS 16 का स्टैंडर्ड फॉलो हुआ या नहीं हुआ। तो इतने से एक जुमले में पूरा पेपर तो नहीं है। तो अगर एक पूरा पेपर है तो ये कुछ तो सिखाएगा, ये कुछ तो बताएगा कि कैसी टीम होनी चाहिए,
कितने लोग होने चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कब जाके ऑडिट करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स मांगने किस तरह से हैं, लोगों पे भरोसा कैसे करना है, फ्रॉड हो रहा हो तो क्या करना है, फलाना मसला हो तो क्या करना है, इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, कंपनी के कंट्रोल्स को कैसे देखना है, कंपनी के जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिले उनके ऊपर प्रोसीजर्स कैसे लगाने हैं, प्रोसीजर लगा के उसका एविडेंस कैसे हासिल करना है, उसको रिपोर्ट में कैसे लिखना है। तो हम एक पूरा पेपर सिर्फ और सिर्फ इस स्किल पे पढ़ते हैं, कमाने वाली स्किल है। अकाउंटेंट कम पैसे लेते, ऑडिटर ज़्यादा पैसे लेता है। तो आपने वो जो गरीब वाले पेपर पढ़े हुए थे, अब आप अमीर पेपर में आ गए। आपने सुना होगा हम लोग कैफ के बाद एक खास तरह की फर्म में जाते हैं, अकाउंटिंग फर्म में जाते हैं, हम ऑडिट फर्म में जाते हैं। आप अकाउंटिंग के दीवाने रहे, इज्जत आपको ऑडिट में देनी है। तो ऑडिट फर्म हमारे प्रोफेशन का एक खास लेवल है कि हम लोग बड़े होके अपना कारोबार कर सकते हैं। वी आर अलाउड कि हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, हम ऑडिट फर्म शुरू कर सकते हैं और फिर हम कंपनियों का ऑडिट कर सकते हैं। कंपनियों में शायद आपको याद हो कि हर पब्लिक कंपनी ने ऑडिट करवाना है और प्राइवेट कंपनी 1 मिलियन से भी ऊपर चली गई तो उसने ऑडिट करवाना है। यहां हम पढ़ेंगे कि वो ऑडिट करवाना भी ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। पाकिस्तान में एक महीने में 500 से 600 कंपनियां रजिस्टर होती हैं। हमारे मुल्क में बहुत बिजनेस है, फेसबुक पे नहीं नज़र आता, वहाँ पे मायूसी नज़र आती है, लेकिन मुल्क में बहुत बिजनेस है। 30 करोड़ इंसान जहाँ इकट्ठे हों वहाँ पे बड़ा कुछ हो रहा होता है। हर महीने 500-600 कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं और इनमें से थोड़ी सी होती हैं जो ऑडिट के थ्रेशोल्ड से नीचे होती हैं। तो हर महीने पाकिस्तान में 300-400 क्लाइंट्स तो वजूद में आ जाते हैं ऑडिट फर्म्स के लिए। जब से पाकिस्तान बना तब से अभी तक टोटल जो एंड रिजल्ट आज की डेट में रजिस्टर्ड फर्म्स हैं वो 800 के करीब है। 800 के करीब फर्म्स ने हजारों कंपनियों के ऑडिट करने हैं। सिर्फ ऑडिट ही नहीं, उनके टैक्स के मसले भी देखने हैं, उनके सिस्टम्स के मसले भी देखने हैं, उनका ERP भी बना के देना है। तो हमारा वो प्रोफेशन जो हमें बिला वजह सोशल मीडिया भी जैसा बुरा लगना शुरू हो गया, उसने हमें कमाने के बहुत सारे एवेन्यूज़ दिए। हमें नहीं जॉब मिले या हमें जॉब हमारी पसंद की ना मिले या हमारा जॉब का इरादा ही ना और हमने अपना काम धंधा शुरू करना है, तो हम पहले दिन अपना सेटअप शुरू कर सकते हैं। और अब तो दुनिया में इतना काम है कि बाहर तो लेबर बहुत महंगी होती है, तो ऑडिटर्स और महंगे होते हैं, तो ये सर्विसेज भी महंगी होती हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिर्फ एक लैपटॉप, एक इंटरनेट चाहिए और वो अपने घर बैठ के UK का काम कर रहा होगा, UAE का काम कर रहा होगा। तो हमारा प्रोफेशन हमें इस लेवल की इज्जत देता है और हम बदले में फेसबुक पे ये लिखते हैं कि पता नहीं कहाँ आ गया, फंस गया, जलील लोग हैं, घटिया लोग हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो कोई बात नहीं, खैर है, मतलब इंसान तो फितरी तौर पे ऐसा होता है। ICAP को उन बुराइयों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 12 ICAP अगर एक इंसान होता ना तो उसका दिल बड़ा दुखता कि जिन लोगों के लिए इतना कर रहे हैं वो 350 की सब्सक्रिप्शन फ़ीस भरने के ऊपर जो है ना वो सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, टायर जला देते हैं और जो है ना शोर मचा देते हैं। वो ICAP जो अभी तक गरीब परवर है, इससे सस्ती एजुकेशन नहीं है। ICAP के किसी भी कंपेटिटर को देख लें और ICAP जिस लेवल पे लोगों को लेके जा रहा है उस लेवल पे जितने ये पैसे ले रहा है कुछ भी नहीं है। और हम अचानक से आ जाते हैं वो ACC का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। भाई तुम सब्सक्रिप्शन भी लाख रुपए लेते हैं साल की, तो एक एक पेपर की फीस भी 40, 50, 60 हज़ार और P सीरीज में तो 1.25 लाख पे पहुंच जाती है। वो नहीं कंपेयर करते, लेकिन बस ये देखते हैं कि उनका बड़ा अच्छा निज़ाम है, बड़ा सिस्टमेटिक है। ज़ाहिर है इतने पैसे ICAP को भी देंगे, ये भी बड़ा सिस्टमेटिक निज़ाम बना लेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है। बहुत सारे लोग अपनी फर्म्स छोड़ के काउंसिल में आते हैं और काउंसिल में टाइम निकाल के बैठ के कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं। ऑब्वियसली उसमें कुछ गलतियाँ भी होती हैं, कुछ चीज़ें क्वालिटीज़ के मुताबिक भी नहीं हो पाती, लेकिन स्टिल किसी भी और इदारे ने जितनी अपनी वर्थ बचा के रखी या नहीं रखी, ICAP ने अपनी वर्थ बचा के रखी है। आज से 25 साल पहले भी ICAP के चार्टर्ड अकाउंटेंट की इज्जत थी, आज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की इज्जत ICAP के। अगर कभी आपको कोई मिले ना एक बंदा सोशल मीडिया पे कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है फलाना बंदा और उसको जॉब नहीं मिल रही या वो पैसे नहीं कमा रहा, तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि एंड पे वो निकलना फाइनलिस्ट है। जो एमी सड़ी मार रहा होगा वहाँ पे आके कि जी मैं तो बस देखें चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के भी मुझे तो कोई जॉब नहीं मिली, क्योंकि कहत आया हुआ इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फाइनलिस्ट नहीं मिल रहे।
चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पहले लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जितने क्लियर होते हैं उसका 60-70% तकरीबन 2-3 महीने में मुल्क से बाहर पहुंचा हुआ होता है। फर्म्स के पास बंदे शॉर्ट हो गए हैं, अचानक से वो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेस पे उनके पास सीटें होती हैं, वो सीटें कम पड़ गई हैं। जब ये चीज़ें जहन में होंगी ना तो फिर पढ़ने का मज़ा भी आएगा। जब आप ऑडिट उठा के बैठे होंगे और सोचेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो फ्यूचर ही नहीं है, तो फिर ये भी पढ़ाई नहीं होगी। तो इसलिए ना अकीदा बड़ा ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होके चलें कि यस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इस वक्त वर्थ है। हमें ऑडिट क्यों चाहिए अब हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। क्यों भला? एक बंदा जो कि ओनर लेवल का बंदा है उसको अपने इदारे का इतना नहीं पता जितना ये बाहर से आया हुआ बंदा जान लेगा। अच्छा, वो जो दोस्त आएगा वो क्या करेगा, 5-6 बंदों की टीम लेके आएगा, उस टीम को जगह जगह फैला देगा। तुम सेल्स को देखो, हाँ भाई तुम पेरोल को देखो, तुम जी एसेट्स को देखो, तुम लाइबिलिटीज को देखो, फिर वो सारे रिकॉर्ड वगैरह। फिर ओनर लेवल का उनको इज्जत भी मिली होगी, एक अच्छा वीआईपी ऑफिस भी मिला हुआ होगा, और जिस बंदे से जाके जो इन्फॉर्मेशन मांगे जहाँ उसने डिले किया शाम में शिकायत। तो फिर ये ऑडिटर कहता है कि मुझे वो लेवल दो जो तुम्हें मिला हुआ है, और फिर अच्छे पैसे भी दो। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद इस ऑडिट करने के इस बंदे से कहे कि मुझे 60 लाख रुपए दे दो, बहुत है। वो तड़प के कहेगा 60 लाख, 2 महीने काम करना है तुम लोगों ने, और तुम ही महंगे आदमी हो, नीचे तो ट्रेनीज होंगे गरीब से, तो तुम लोग 2 महीने में ऐसा क्या करोगे कि इतने पैसे लो? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेगा जी जब आपने बाजार से कोई चीज़ खरीदनी होती है तो आप उसकी मार्केट वैल्यू देखते हैं, ये देखते हैं कि इसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी है। भाई आईफोन खरीदते हुए आप ये थोड़ी देखेंगे कि बनाने में कितना खर्चा लगा, आप देखेंगे मार्केटिंग कैसी चौकस की है, ब्रांड इमेज कितना ज़बरदस्त है, प्रेजेंट किस तरह से किया हुआ है। तो आप पैसे उस वैल्यू के देते हैं जो आपको मिल रही होती है, उस कॉस्ट के नहीं देते जो इस पे इनकर हुई होती है। तो ये मत देखो मेरा खर्चा कितना लगा, ये देखो तुम्हें क्या मिला। तुम्हारा एक भी फ्रॉड हमने ऐसा पकड़ लिया जो 8-10 करोड़ का था, कितने आराम से पूरे हो गए पैसे। तो तुम दोस्त हो तो इसलिए 60 लाख कह रहा हूं, वरना करोड़ से नीचे की तो गेम थी ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बिजनेसेस को अंदाजा है कि इस ऑडिटर की क्या वर्थ है। ये ऑडिटर जो उनके बिजनेस में एंटर होगा, चीज़ों को देखेगा, चेक करेगा, और उसके बाद ऊपर के लोगों को रिपोर्ट देगा। और सिर्फ ओनर को रिपोर्ट नहीं देगा, ये तो एक ओनर था, एक कंपनी जिसमें हजारों शेयर होल्डर्स हैं जो घर बैठे हुए हैं, उनको ये डाउट है कि हमारी कंपनी कैसी चल रही है। तो कंपनी अकाउंट्स बनवाएंगे डायरेक्टर्स, लेकिन इन अकाउंट्स पे भरोसा कैसे करें घर बैठे शेयर होल्डर्स? वो कहते हैं जी इसका इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाया जाए। डायरेक्टर का यार दोस्त आके ऑडिट ना कर रहा हो, मैनेजमेंट का बंदा ऑडिट ना कर रहा हो, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट हो, वो ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, फिर उन्हें भरोसा होगा। गवर्नमेंट को भी इसी तरह से भरोसा होगा। तो अब अगर आपसे कोई ऑडिट के 10 फायदे पूछे, क्या आप बता सकते हैं? आई के अपने 4-5 दफा सवाल बनाया हुआ लॉजिकल घुमा के। क्या फायदे हैं ऑडिट के? आपकी नज़र में ऑडिट का क्या फायदा है? बंदे की जो भी कंपनी में चल रहा होता है, जो बंदे गड़बड़ कर रहे होते हैं, कुछ गड़बड़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं, एक फ़ायदा। मैनेजमेंट का काम पता चल जाता है कि ठीक मैनेजमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं उन्होंने सही से परफॉर्म की हैं या नहीं की। जब एक ऑडिट हो जाएगा और वो अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली एश्योरेंस मिल जाएगी कि हाँ यार कंपनी वालों ने अच्छा काम किया था, तसल्ली सी हो जाएगी। अगर कोई फ्रॉड किया होगा तो वो फौरन आइडेंटिफाई, कोई फ्रॉड होगा तो वो फौरन से आइडेंटिफाई होगा, या एटलीस्ट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आइडेंटिफाई हो जाए। कोई तो फ़ायदा होगा। इतनी देर से ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये जो ऑडिटर का दोस्त था वो आके सोच रहा है, उसने काम किया है, कुछ तो निकाल के दिया होगा। फ्रॉड और क्या? बस यही फ्रॉड वगैरह भाई थोड़े से शर्मीले हैं जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगी। शेयर होल्डर्स को कंफर्ट आ जाएगी कि हाँ भाई हम बड़ी जेन्युइन कंपनी में बैठे हैं, अच्छे लोग हैं, देखो कितने अच्छे अकाउंट्स हैं, और वो एक बाहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी आके तस्दीक कर दी है जी। ओनर्स की भी तसल्ली हो जाएगी, शेयर होल्डर्स की भी तसल्ली हो जाएगी कि हमारी कंपनी सही चल रही है। हाँ जी, एरर्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। कोई एरर शेरर्स होंगे तो वो भी टाइमली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो दुनिया के सामने अकाउंट जाने से पहले वो भी ज़रा थोड़े से बेहतर हो जाएंगे।
कंपनी की ग्रोथ का चल रही कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की ट्रू सेंस पता लग जाएगी कि कंपनी रियल टर्म्स में कैसे चल रही है। भाई कहने को तो स्टैट्स ये भी शेयर कर देंगे गवर्नमेंट वाले कि हमारा जीडीपी फलाना है, जब ऑडिट होगा तो पता लगेगा ना कि जो ये कह रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। ये वाले भाई जी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अभी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? जो इस तरीके से हम लोग ये स्टेप्स भी हो रहे थे लेकिन शो कर रहे हैं एक्सपेंसेस गलत रिकॉर्ड हो रहे थे, लीकेजेस हो रही थी। जब लीकेजेस को कवर किया तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हुई। प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होने का मतलब है शेयर होल्डर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, लोग इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। तो ऑडिट तो ऑल राउंडेड गेम है, ऑडिट तो तूफानी चीज़ है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। गवर्नमेंट को भरोसा हो जाएगा कि आपने टैक्स जो जमा कराया है और वो अकाउंट्स पे लिखा हुआ है, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसे चेक भी किया, तो एम्प्लॉइज़ को भी भरोसा हो जाएगा कि चीज़ें सही चल रही हैं। तो गवर्नमेंट को कंपनी ने अपनी स्टैट्यूटरी लीगल ड्यूटीज़ और अपनी नॉन लीगल ये जो अपनी अच्छी गवर्नेंस वगैरह सही की है, सबको हौसला हो जाएगा। तो ऑडिट एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी है, जो जितना बड़ा इदारा होता है वो उतना फैल चुका होता है, और उस फैले हुए इदारे को देखना कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा, तो ऐसे में ऑडिटर हेल्प करता है। लेकिन याद रहे कि ये ऑडिटर, हमारी दुनिया में ऑडिट का मतलब है अकाउंट्स को ऑडिट करने वाला। तो अगर हम ऑडिट की बेसिक डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे, आसान बिल्कुल सिंपल पर्सन के तौर पे, ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एंटिटी बाय एन। तमाम अल्फाज को देखते हैं। ऑडिट की तो डेफिनेशन है, ऑडिट क्या है? ऑफिशियल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बारे में आपसे ज़्यादा अच्छा तो कोई नहीं जानता। आपके साथ हर 6 महीने बाद जो आईकैप करता है उसे एग्जामिनेशन कहते हैं। आप समझ आया कि कितनी जालिम चीज़ है एग्जामिनेशन, कितनी सख्त किस्म की जांच पड़ताल है जिसमें आईकैप असेस करता है कि आप लोग किस लेवल पे तैयार हुए हुए हैं। तो ऑफिशियल एग्जामिनेशन का मतलब एक ऑफिशियल, एवं किसी ने आगे तैयार चेक नहीं करना शुरू कर दिया, बुलाया गया था ऑफिशियल, उसने एग्जामिनेशन किया। किसका? अकाउंट्स का। किसके? ये एंटिटी क्या चीज़ होती है? ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रहे कि ऑडिट सोल ट्रेडर का भी हो सकता है, पार्टनरशिप का भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, फौज का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है। तो बजाय इसके कि हम हर दफ़ा अलग अलग अल्फाज बोलें, हम ऑडिट में ग्लोबल अल्फाज बोलेंगे, हम एंटिटी बोल देंगे कि एंटिटी का ऑडिट हो रहा है। अब एंटिटी कैन भी, हमारा कॉलेज भी एक एंटिटी है। तो किसी एंटिटी के अकाउंट्स का ऑफिशियल एग्जामिनेशन जब होता है तो वो ऑडिट कहलाता है। तो ये इसकी लेमैन डेफिनेशन ऑडिट की। ज़्यादा पढ़ी लिखी डेफिनेशन की तरफ आए तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनेबल एन ऑडिटर, ऑडिटर इस काबिल कर दे टू कन्वे एन ओपिनियन, कि वो ओपिनियन दे दे क्या, वेदर और नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटिटी आर प्रिपेयर्ड, क्या एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये नीचे गंदी बात हो गई है, इसको छोड़ते हैं, ऊपर पढ़ते हैं। ऊपर तक बात समझ आ रही है? वेदर और नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी आर प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं सही से। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो सारी चीजें। किताब को लगा कि आपको याद करा दे तो उन्होंने आपको कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है कंपनी की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल कौन सी होती है भला? जो पास जो हो गई हैं एंट्रीज वगैरह उसकी। और एज पर IAS 1 वो कहते हैं कि ये चंद कंपोनेंट हैं जो उसके अंदर होते हैं, ये 5 तरह की स्टेटमेंट्स और फिर कंपैरेटिव्स इसके साथ होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस डेफिनेशन को देख के हमें को बहुत ज़्यादा परेशान होना है। इससे पहले सर उसामा ने आपको एक आइडिया दे दिया होगा कि यहाँ हमने याद नहीं करना, लॉ नहीं है ये। आप पूरी किताब का जो मर्जी जुमला जिस मर्जी अल्फाज में लिख दें, अगर आपने सही से बता दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ लॉ की तरह डेफिनेशन नहीं है जो हर्फ बहर्फ याद करनी हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक आध जगह ऐसी आएगी जहाँ हम आपको कहेंगे कि भाई ये रिपोर्ट के ये कंटेंट है, बस ये इसी तरह से याद करने हैं। अदरवाइज पूरे ऑडिट में हम आपको क्रैम करने का नहीं कहेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आई। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि क्या ये अच्छे बने हुए या नहीं बने हुए। अब मेरा ओपिनियन ये भाई की ओपिनियन और ये भाई की ओपिनियन से फ़र्क हो सकता है।
हमने ओपिनियन देना ना कि मेरे ख्याल में अकाउंट सही बने या नहीं बने। मैंने अकाउंट देखे, उसमें व्हीकल्स आ रही थी फिक्स एसेट्स में, या उसका नया नाम नॉन करंट एसेट्स में। मुझे इससे बड़ी चिढ़ है भाई, व्हीकल से ज़्यादा चलती फिरती चीज़ कौन सी, ये कैसे फिक्स एसेट हो गया? और अगर ये नॉन करंट है तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो करंट से चलती है, हम कह रहे हैं नॉन करंट एसेट। तो मुझे बीइंग अकाउंटेंट मज़ा ही नहीं आया। मैं कह यार ये क्या फजूल सी बात कर दी। डेप्रिसिएशन मुझे आज तक नहीं समझ आई। भाई मैं एसी खरीद के लेके आया, मैंने मैनेजमेंट से कहा भाई बताओ हमारे खाते क्या बने। उन्होंने कहा एसी खरीदा तो आज है, 10 साल पे डिवाइड होगा। तो जी 2 लाख का एसी है, इस साल सिर्फ 20,000 का खर्चा लगा। मैंने कहा भाई नहीं 2 लाख लगा मेरा। उन्होंने कहा नहीं सर इस साल सिर्फ 20,000 लगा। मैंने कहा भाई मेरी जेब से 2 लाख निकल गया, मुझे उस 2 लाख का हिसाब चाहिए। उन्होंने कहा जी वो उसके अगेंस्ट यूं करके एक एसेट रिकॉर्ड होगा और वो हर साल 20-20 हज़ार रुपया ऐसे ऐसे करके एडजस्ट होता रहेगा। मैं कहूँगा तो भाई तुम्हारे मुताबिक मुझे प्रॉफिट हो रहा है। भाई मेरा रेवेन्यू 10 लाख, मेरे खर्चे 6 लाख, प्रॉफिट होता 4 लाख। मैं एसी खरीद लाया, 2 लाख लग गए, अब मेरा प्रॉफिट हो गया 2 लाख, क्योंकि मैंने 2 लाख का तो एसी खरीद लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर इसने 10 साल कमा के देना है, आप इसको 2 लाख नहीं इसको 20,000 पे खर्चा रिकॉर्ड करें, तो आपका प्रॉफिट है 3,80,000। मैं कहा भाई मेरे हाथ में जो कैश है वो 2 लाख है। मुझे नहीं समझ आ रही ये वाली बात। तो अब मुझे डेप्रिसिएशन नहीं समझ आ रही, मुझे गाड़ी नॉन करंट एसेट लगती ही नहीं, मुझे करंट एसेट लगती है। मुझे किसी ने कहा तुम बताओ तुम्हारे ओपिनियन में अकाउंट्स कैसे बने हुए हैं, तो क्या कहूँगा? इन माय ओपिनियन अकाउंट्स अच्छे नहीं बने हुए। तो अगर हमने ओपिनियन पे छोड़ दिया तो ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपस में एक दूसरे से बड़ा इख्तिलाफ राय भी रखते हैं। तो अब क्या करें? सॉल्यूशन निकाल के दे दिया फ्रेमवर्क। मैं भी ओपिनियन देने वाला ही था, उन्होंने कहा एक मिनट रुक जाए पहले आइए 16 पढ़े। आइए 16 पढ़ा, अब मेरे जज्बात से नहीं मैच कर रहा, लेकिन जो उसमें लिखा है उन्होंने कहा आप ओपिनियन दे के हमारे अकाउंट्स इस IAS 16 के मुताबिक ठीक बने या नहीं बने। तो अब मैं ये नहीं कह रहा इन माय ओपिनियन मेरे जज्बात के मुताबिक अकाउंट सही बने हुए। मैं क्या कह रहा हूँ, इन माय ओपिनियन ये वाले अकाउंट्स इस वाले स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे। तो वो स्टैंडर्ड है उसके लिए ग्लोबल वर्ड्स हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। IFRS क्यों नहीं लिखा यहाँ? IFRS लिख देते। IFRS दुनिया के कुछ मुल्कों में, 2 बड़े आज़मों में US गैप्स चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडिया के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सोल ट्रेडर की अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंपनियों के अलग स्टैंडर्ड होते हैं। कंपनियों के अंदर भी आप लोगों ने पता नहीं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में अभी तक ये बात आई है नहीं है, ये 4th स्केड्यूल 5th स्केड्यूल अलग अलग होते हैं। तो इसलिए जिस तरह से हमने कंपनी नहीं बोला था, एंटिटी बोला था, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, हम बड़ा वर्ड बोलेंगे। वो क्या है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क होगा, निज़ाम होगा, जो भी इन पे एप्लीकेबल होगा। ये कंपनी है तो कौन से स्टैंडर्ड, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है तो कौन से स्टैंडर्ड। अब देखें नॉट फॉर प्रॉफिट की तो अकाउंटिंग ही डिफरेंट है, वो प्रॉफिट वालों से डिफरेंट है। तो अब दोबारा से पढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू एनेबल एन ऑडिटर to convey an opinion as to whether or not financial statement of entity are prepared according to applicable financial reporting framework। तो आपने एक ऑडिटर को इस काबिल कर देना है कि वो ओपिनियन दे सके कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक है या नहीं है। अभी भी इस जुमले में ना एक लफ्ज़ उलझ रहा है, ओपिनियन देना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया, अच्छा खासा काम किया उसने, 60 लाख रुपए लिए और एंड पे कहा शायद मेरे ख्याल में अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं। ये क्या बात हुई? एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे रहा? ये क्यों नहीं कह रहा कि मैं कसम खा के कहता हूँ अकाउंट सही बने हुए हैं? 60 लाख लिए, तस्दीक करे, ठप्पा लगा के जाए। ये क्यों कह रहा है कि इन माय ओपिनियन? जो उसको डाटा मिला है वो उसके मुताबिक काम कर रहा है। तो ओनर ने तो इजाजत दी थी जिस मर्जी से जो मर्जी डाटा मांग लो। इतनी खुली इजाजत के बाद ओपिनियन जैसा कमजोर लफ्ज क्यों? क्योंकि
मैनेजमेंट ने पूरा साल काम किया। मैनेजमेंट ने पूरा साल काम किया है। उनके 500 ब्रांचेस के 700-800 अकाउंटेंट्स ने हर दिन बैठ के एंट्रियां की। इतना बड़ा डाटा हमारा जो 4-5 लोग जाएंगे कितना को चेक कर लेंगे। मजबूरन सैंपल पे काम करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को रफली अंदाज़ा लगाएंगे, कुछ पे कैलकुलेशंस को रफ परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो एक तो पॉपुलेशन का फ़र्क है कि वो उन्होंने मेन पे काम की, हमने सैंपल पे काम किया है। और क्यों हम ओपिनियन देते हैं, ये क्यों नहीं कह देते कि कंफर्म पक्का 100%। अकाउंट्स हमने नहीं बनाए, अकाउंट्स कुछ और लोगों ने बनाए हैं, और उन लोगों की कुछ नीयतें ख़राब भी हो सकती हैं और शायद मेरे सैंपल में फ्रॉड ना पकड़े जाएं। फिर फ्रॉड जिसने किया होगा, ऐसे थोड़ी होगा कि उसने चीज़ें खाली रहने दी होंगी, फ्रॉड करने के बाद छुपाया भी तो होगा, उसका डेबिट क्रेडिट भी सीधा किया होगा, उसके कागज़ भी पूरे कर दिए होंगे, तो हो सकता है मेरे सैंपल में फ्रॉड आए ना। और ह्यूमन एरर हो सकता है, वो उनसे ना चाहते हुए गलती हो सकती है, और मेरी टीम से भी ना चाहते हुए गलती हो सकती है। और हल्का क्यों खेल रहे हैं हम, ओपिनियन क्यों? अच्छा, अकाउंट्स बनाने वालों को तो अकाउंट्स पे पूरा भरोसा होता होगा। जिसने डेप्रिसिएशन डाली होगी वो यकीन से कहता होगा ये एग्जैक्टली 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू एग्जैक्टली इतनी होगी। वो भी तो एस्टिमेट्स पे चल रहे होते हैं। तो बैड डेट रिकॉर्ड करने वाला जो प्रोविजन रिकॉर्ड करता है वो भी एस्टिमेट होता है। तो जब अकाउंट्स बनाने वालों ने अकाउंट्स में एस्टिमेट डाले हुए हैं, एब्सोल्यूट फिगर नहीं डाली हुई, तो मैं ऑडिटर कैसे उसके ऊपर एब्सोल्यूट राय दे सकता हूँ? फिर जिसको ऑडिट करने जा रहे हैं उनको हम तंग भी बहुत करते हैं। जून 30 खत्म हो गया, पिछले साल के अकाउंट बने, अब वो अगले साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, और मैं जुलाई अगस्त में पहुंच के पिछले साल की बातें पूछ रहा हूँ। कभी डाटा मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, कभी बंदा मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, उनको भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है। तो इस प्रोसेस की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिस वजह से एक ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता। एश्योरेंस समझते हैं ना, तसल्ली, तो हम एब्सोल्यूट तसल्ली नहीं दे सकते। फिर हम जो तसल्ली देते हैं ना, हम ऐसे कहते हैं ये रीजनेबल तसल्ली है, मुनासिब तसल्ली है। तो ऑडिटर के बारे में कहा जाता है कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, मुनासिब सी तसल्ली देता है, हाई एश्योरेंस देता है, बट एब्सोल्यूट नहीं देता। एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? 100% एश्योरेंस नहीं देता, एक रीजनेबल सी एश्योरेंस दे रहा होता है। फिर ऑडिटर एविडेंस पे चलता है, इवेंट्स पे नहीं चलता। जिस वक्त बैड डेट हुआ था ऑडिटर तो मौजूद भी नहीं था, वो तो कागजों को देखेगा। 25 मई को मिस्टर गुप्ता से 13 करोड़ का माल खरीदा गया, 25 मई को ऑडिटर था ही नहीं वहाँ, उसे कैसे पता लगा माल खरीदा गया है? वो तो खुद बेचारा कागजों पे चल रहा है, उसके पास जो खुद एविडेंस आ रहा है वो कंक्लूसिव नहीं है, परसुएसिव है। कंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? हतमी। तो परसुएसिव निकला परसुएट से, उसके पास जो एविडेंस है उसको देख के उसे लग रहा है ऐसा हुआ होगा। मैं जुमले को थोड़ा सा समझाता हूँ, घबराए तो नहीं बैठे। इस वक्त हम ऑडिट का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि ऑडिट क्यों हो रहा है, इसके फायदे क्या हैं और इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज क्या हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, 27 अक्टूबर 2025 आने वाली है, पता नहीं इस दिन कोई खास बात है या नहीं है। रैंडमली एक दिन सिलेक्ट हुआ 27 अक्टूबर 2025, बहुत ज़्यादा रैंडम डे तो नहीं है, ठीक है जी। 27 अक्टूबर 2027 को यहाँ दो बच्चे बैठे हुए हो और दोनों के मोबाइल पे सुबह 8:30 से 9 के दरमियान एक एक मैसेज आए। अभी भी अगर आपको तारीख नहीं समझ आई तो ठीक है जी। 27 अक्टूबर 2025 को दो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए और दोनों के मोबाइल में मैसेज आया। एक का मैसेज आया पता नहीं क्या, दूसरे का मैसेज आया पता नहीं क्या, हमें कुछ नहीं पता, वो कमरे में बैठे, हम तो सीन से ही आउट है। मैं गाड़ी से निकला और चलते 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 कमरे की तरफ आ रहा था कि एक बच्चा कमरे से बाहर भागता हुआ निकला, हाथ में चाकू है और उसमें से खून टपक रहा है। कमरे में पहुंचा तो एक बच्चे के पेट पे चाकू खुबा हुआ है, या एक बच्चा पेट पे हाथ रख के और जो है ना पेट से खून निकल रहा है और वो तड़प रहा है। क्या हुआ होगा?
एक बच्चा दूसरे को कत्ल करने की कोशिश कर रहा होगा या एक बच्चा दूसरे को चाकू मार के भागा है। सर हो सकता है वो सुसाइड कर रहा हो, जिसका निकलना सही है और दूसरे से बचाने की कोशिश कर रहा हो। अब देखिए ना, आंखों ने जो देखा, जो बाद में एविडेंस मिला वो ये था कि एक शख्स चाकू समेत भाग रहा है, चाकू पे खून है और कमरे के अंदर एक बच्चा तड़प रहा है। लेकिन असल में दोनों का जब मैसेज आया तो एक बच्चे का पेपर पास हो गया था, एक का पास नहीं हुआ। जिसका पास नहीं हुआ था वो एहतियातन अपने साथ चाकू भी लेके आया हुआ था। उसने कहा घर में रह के नहीं, यहाँ पे जो है ना बस रिजल्ट आएगा, अगर अच्छा ना आया तो बस कोई फायदा ही नहीं है। मतलब खुदकुशी इस वक्त ना ट्रेंड में है, फैशन में। मतलब छोटे छोटे से बच्चों को लगता है कि बस जिंदगी खत्म हो गई। भाई इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत जिंदगी है, एक पेपर फेल होने से खत्म हो जाती है। ऐसे मतलब ऐसे वो करते हैं जैसे खुदा ना खास्ता आंखें ज़ाया हो गई उनकी, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट में आधा जिस्म तबाह हो गया, खुदा ना खास्ता पेरेंट्स की डेथ हो गई या क्या हुआ। वो एक छोटी सी परेशानी पे एकदम से जी खुदकुशी सोशल मीडिया पे डाल देंगे, मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करना। वो भी वो लेने के लिए हमदर्दियाँ, वो क्या कहते हैं गोइंग टू सुसाइड 17 अदर्स। अब वो आगे 17 को टैग भी कर देता है कि ठीक है जी। तो बहरहाल वो बच्चा जो है ना उसने बचगाना हरकत की, खुदकुशी करने की कोशिश की, अपने पेट पे छुरा घोंपा। तो वो बच्चा जिसका रिजल्ट पास हुआ था वो घबरा गया, वो फ़ौरन से कॉलेज के पास जाने लगा फर्स्ट एड देने के लिए। फिर उसे याद आया कि उसने CID की एक एपिसोड में देखा था कि अगर पेट पे चाकू खुबा रहे तो बंदा जल्दी मर जाता है, तो एटलीस्ट चाकू निकाल लेता हूँ ताकि जो है वो इसकी हीलिंग बेहतर हो जाए। तो वो उसने चाकू निकाला और बाहर भाग रहा था कि मैंने उसे देख लिया। अब ऑडिटर के साथ यही होता है। ऑडिटर कमरे में चाकू वाले मामले के वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन ऑडिटर बाद में शवाहिद इकट्ठे करता है और एक ओपिनियन बिल्ड करता है। तो इसलिए हम कहते हैं ऑडिटर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसे कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता, परसुएसिव मिलता है। उसके सामने एक रसीद है, जिस रसीद पे लिखा हुआ है 25 मई, जिस पे लिखा हुआ है 13 करोड़, जिस पे लिखा हुआ है मिस्टर शमशाद, जिस पे कंपनी के एक डायरेक्टर के साइन हैं, जिस पे एक तारीख आ रही है, उसको मानना पड़ता है कि इस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई थी और इस दिन मिस्टर शमशाद को माल गया था और इस दिन कंपनी के फलाना शख्स ने मौके पे मौजूद होकर साइन भी किए थे, चाहे ये सारे साइन अलग अलग तारीखों पे हुए हों। लेकिन चूंकि ऑडिटर को मिला है हिस्टोरिक डाटा, तो अब ऑडिटर जो एविडेंस करेगा, एविडेंस हासिल करेगा, वो बहुत मजबूत नहीं होगा। तो जिसका एविडेंस बहुत मजबूत नहीं हो वो हतमी ओपिनियन कैसे देते हैं? तो इसलिए हम अपनी ऑडिट की दुनिया में अश्योरेंस जो देते हैं वो होती है रीजनेबल अश्योरेंस। थोड़ा सा आगे चल के एडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट देख लेते हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, समझ आता है, कंफर्म कर देता है मैनेजमेंट को कि उन्होंने अपनी जो लीगल जिम्मेदारियां हैं वो भी सही से अदा कर दी हैं, और जो नॉन स्टैट्यूटरी होती हैं, जो लीगल नहीं है, कुछ और अच्छी गुड परफॉर्मेंस या इस तरह की जिम्मेदारियां वो अच्छी तरह से अदा करती हैं। सेकंड पेज पे नीचे करके आ रहा होगा, प्रोवाइड कर देगा फीडबैक ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल की कंपनी के जो सिस्टम है, कंट्रोल्स हैं वो मजबूत हैं, तभी तो अच्छा काम चला उनका। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक या इनएडिक्वेट हैं, अगर उनके कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, उनका निज़ाम अच्छा नहीं है, तो ऑडिटर सजेशन भी दे सकता है। उसने चीज़ें चेक की, एरर्स निकले, कहेगा भाई अगली दफ़ा ये काम ऐसे कर लेना, ये काम ऐसे कर लेना, तो बेहतरी भी हो जाती है। जो गलतियां मिलती हैं अगली दफ़ा वो वाली चीज़ें रिपीट नहीं होती। दिस विल असिस्ट मैनेजमेंट इन रिड्यूसिंग रिस्क एंड इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अब मैं सिर्फ सिंबॉलिकली पढ़ रहा हूँ, आप इनमें से एक भी जुमला ऐसे ना लिखें, आप खुद से लिख दें। गवर्नमेंट को ट्रस्ट हो जाता है, शेयर होल्डर हैप्पी हो जाते हैं, कुछ भी लिख दें, जो लॉजिकल है वो चल जाएगा। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा पेपर है कि आपको रटा नहीं लगाना पड़ता, और अगर आप पेपर वाले दिन डायरेक्ट बैठे और किसी दिन कुछ भी याद नहीं किया तो भी आपको पेपर आधे से ज़्यादा आता होगा। अभी जो आज आपको नॉलेज मिल गई है ना, ज़िंदगी भर ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपसे कोई अगर पूछे ऑडिट क्या है तो आपको रट्टे की ज़रूरत ही नहीं है, आपको समझ आती है। आपसे कोई ऑडिट के फ़ायदे पूछ ले तो यू डोंट नीड कि मुझे बताएं सर मैंने कौन से 6 पॉइंट्स को रटा मारना है। आपको अगर लिखना आता है तो आप 10 बातें भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, तो फ़ायदे समझ आए कुछ। तो बहुत सारी जगह इस तरह की चीज़ें वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होगा, आप अपने तौर पे अपने अल्फाज में छोटे जुमलों में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं जी? हमारी कॉस्ट कई दफ़ा बड़ी हाई होती है। जब कॉस्ट हाई होती है तो फिर क्या होता है कि
उसमें फिर बजट करना पड़ता है। वो कहते हैं कि जी एक छोटी टीम है, हमारा इतना बजट नहीं है। जब बजट कम देंगे तो हम डेप्थ में भी ज़्यादा नहीं जाएंगे, जब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगी। डिसरप्शन कॉस्ट टू कंपनी स्टाफ, ड्यूरिंग ऑडिट जो कंपनी के स्टाफ वालों को हम डिस्टर्ब करते हैं वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती, उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस रहती है। सम आइटम इन सब्जेक्ट मैटर, वो जो मुद्दा है सब्जेक्ट मैटर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अकाउंट्स, माइट बी एस्टिमेट हुज ट्रुथ एंड फेयरनेस विल नॉट बी नोन विद सर्टेनिटी अंटिल सम, एक फ्यूचर में जाने से पहले पहले कुछ चीज़ों का तो हमें पता भी नहीं लगता 100%। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, जैसे 10 साल की यूजफुल लाइफ, जैसे एक सॉफ्टवेयर को हमने कितने टाइम पीरियड पे स्प्रेड करना है। IS 38 अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, CPR FR2 में है ना, आप FR1 में चला गया। ओए, तो फिर तो एक ऐसी कॉम बनेगी जिसने FR1 में जब थे तो वो FR2 में होता था वो स्टैंडर्ड, और जब वो FR2 में आए होंगे, ये बड़ा जुल्म होता है। कई दफ़ा बच्चे 2 लेवल क्लियर कराते हैं और वो स्टैंडर्ड उन्हें पढ़ा ही नहीं होता, वो ऐसे छलांगे मारता रहा होता है टॉपिक। ठीक है। मोस्ट फ्रॉड विल इंक्लूड एन अटेम्प्ट टू डेलिबरेटली कंसील द ट्रूथ, बहुत सारे फ्रॉड करने वालों ने जान के फ्रॉड छुपाया भी तो होगा, तो ऑडिटर शायद उसको ढूंढ ना पाए। ऑडिटर रूटीनली यूज सैम्पलिंग, वो नॉर्मली सैम्पलिंग यूज करता है रादर देन कि वो हर आइटम चेक करे। वो क्या करता है, ये सब उसकी लिमिटेशंस हैं। ये वो लिमिटेशन है जिसकी वजह से वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। जब सैंपल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अगर फ्रॉड ना आए तो बिल्कुल, अब ये प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा अगर हमारे सैंपल में फ्रॉड ना निकला तो यही तो प्रॉब्लम है कि हम जब सैंपल उठाएंगे अगर हमारी सैंपल में वो चीज़ ना रिप्रेजेंट हुई तो शायद हमारी आंखों से वो चीज़ ओझल हो जाए। इसका हल ये है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा बजट दे और हम 200 बंदों की टीम लेके आएँ और हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखें। जब तक हम 100% आइटम चेक नहीं ना कर लेते, अगर मैं 99% चीज़ें भी चेक कर लूँ, हु नो कि उस 1% में फ्रॉड है। तो इसलिए ऑडिटर की दुनिया की ये मसलो मसाइल हैं। एक डॉक्टर जिसने 1000 दफ़ा एक ऑपरेशन किया होता है ना, जब वो ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहा होता है मरीज को, घर वाले कहते हैं क्या चांसेस हैं सक्सेस के, कहते हैं 99%, कह दे 100%। इसलिए कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। अंदर उस बंदे की बॉडी अचानक से कुछ रिएक्ट कर ले, उसका माजी में कोई हिस्ट्री रही है, उसकी जेनेटिक कुछ इस तरह का मसला हो, किस तरह का ऑपरेशन उसको सूट ना करता हो, या वो घर वालों ने उसको सुबह इन्होंने कहा था भूखा पेट रख के आना, उसने सुबह कहा कि जी वो ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, कुछ तो कुछ खाने को दे दें, हो सकता है खाना खिला दियो। अब डॉक्टर कितनी चीज़ों को कंट्रोल करे, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करने आया वो किस चीज़ की जिम्मेदारी ले, तो फिर पैसे क्यों दे रहे हैं लोगों से? वो जितनी तसल्ली दे रहे हैं ना उसके लिए वो पैसे फिर भी कम है। उनको हौसला हो रहा है कि हाँ एक सियाने आदमी ने एक अच्छे रीजनेबल डिटेल लेवल में चीज़ों को देखा है, लेकिन कई मतलब नहीं है कि चीज़ें परफेक्ट हैं। हम उसी का जिक्र कर रहे हैं। हम अपने इस कमरे में बैठ के क्लाइंट के सामने हम कहेंगे लुट मचा देंगे, आग लगा देंगे, लेकिन आप लोगों को जब ऑडिट के लिए तैयार करना है तो आपको ये बताना ज़रूर है कि हमारी फील्ड की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, कुछ बिल्ट इन लिमिटेशंस हैं। हम हमेशा परफेक्ट काम नहीं कर सकते, हम रीजनेबल काम करेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग अ क्लाइंट सिस्टम आर, क्लाइंट के सिस्टम जितने मर्जी मजबूत ही क्यों ना हो, उनके अंदर भी तो कई दफ़ा लिमिटेशंस होंगी। आप कहेंगे ये लेजर मुझे जनरेट कर दो, उन्होंने जनरेट करके दे दिया, अगर सॉफ्टवेयर में एरर आ गया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां हम खुद भी कंफर्म नहीं होते कि 100% क्लैरिटी है या नहीं है। एंड फाइनली हम ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन, ये परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। इसको ऑडिट एविडेंस की बेस पे आप एक ओपिनियन तक पहुंच रहे होते हैं, अंदाजे तक पहुंच रहे होते हैं कि ऐसा हुआ होगा। बात समझ आई? तो आपके पास एक छोटा सा हैंडआउट था, दिखाएं जरा। हमने आज क्या देखने की कोशिश की है? सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट लिखा हुआ है। जिनके पास हैंडआउट नहीं है जाते जाते ले लीजिएगा, यहाँ पे पड़े हुए हैं। डेफिनेशन थी, फिर बॉक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डिस्क्रिप्शन में हम अभी बहस नहीं कर सके। यहाँ पे ब्रेक लगेगी आपकी और आप जाएंगे आगे नेक्स्ट पेज पे, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये हमने पढ़ा है। ये जो पहला पेज है जो आगे पीछे करके ये ऑडिट की बेसिक्स बता रहा है। तो अभी हमने इसको 2 दिनों में डिवाइड कर दिया है।
कल फिर से चीज़ें रिपीट करेंगे और कल कुछ और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट पे मज़ीद बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह। डन, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।